हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लास्ट चैप्टर जो इसका है वो पढ़ रहे हैं, वो है नेहरू के बाद का भारत। उसमें हम एनडीए सरकार मई 2014 से मई 2019 के दरमियान पढ़ रहे हैं। यद्यपि बीजेपी अपने बलबूते पर बहुमत में आई, लेकिन इसने अपने सहयोगी दलों की उपेक्षा नहीं की। यह एनडीए था जिसने 26 मई 2014 को सरकार बनाई। ठीक, नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। यह पहला शपथ ग्रहण कार्यक्रम था जिसमें सार्क के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया और सभी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सार्क के सभी राष्ट्रीय प्रमुख जो थे, उन राष्ट्रों के सभी प्रमुखों को 10 वर्षों के पश्चात गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और लंबे समय पश्चात अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मोदी सरकार ने एक विकास परक एजेंडा, सबका साथ सबका विकास अपनाकर अपनी इच्छा जाहिर की। व्यापक समावेश, सामाजिक एवं वित्तीय कार्य, सरकार के कार्य, बेहतर जिम्मेदारी, पारदर्शिता की बात कही गई। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की अवधारणा लागू होने जा रही थी। सरकार ने कहा कि वह सहयोगी संघवाद, आर्थिक समृद्धि और विश्व में भारत की छवि सुधार करने के लिए कार्य करेगी। 5 वर्षों के अंत में इसके द्वारा किए गए कार्य सकारात्मक एवं नकारात्मक कृत्यों का एक मिश्रण था। अब डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार का एक मूलभूत उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र में संलिप्त कागजी कार्यों को कागजी जो कार्य हैं उनको कम करने के महत्व और उसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के स्तर में कमी करने पर विचार करते हुए मोदी सरकार ने पदभार संभालने के 3 महीनों के भीतर अगस्त 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं गवर्नेंस कार्यक्रमों मौजूदा एवं शुरू किए जाने वालों की सफलता डिजिटल इंडिया की क्षमता पर निर्भर करती थी। इसके पीछे भारतीय नागरिकों और अर्थव्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में सुदृढ़ करने का विचार था। कार्यक्रम को सभी सरकारी विभागों और भारत के लोगों को एक दूसरे से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया था ताकि गवर्नेंस में सुधार किया जा सके। सरकार इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से सभी गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ाना और सुधार करना चाहती थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट ई सर्विसेज को दुरुस्त किया गया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सुधारने की दिशा में कार्य किया गया। कम नकद अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक भुगतान प्रणाली बैंक खातों के बीच मोबाइल समर्थित धन अंतरण की अनुमति देती हैं और भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम को तैयार किया गया। इसका बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया गया जो निश्चित रूप से नागरिकों के लिए मददगार साबित हुआ। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक, और भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए, जबकि आधार या वस्तु सेवा कर यानी कि आधार या वस्तु सेवा कर जीएसटी जैसे नीतिगत कदम पिछली सरकार द्वारा उठाए गए कदम थे। विमुद्रीकरण और दिवालिया सहित जैसे कदम बिल्कुल नए थे। देखिए, योजना आयोग को समाप्त करना, नीति आयोग का गठन करना। एनडीए सरकार का लगभग पहला कार्य योजना आयोग को समाप्त करना और उसके स्थान पर नीति आयोग NITI के यानी कि भारत के रूपांतरण का राष्ट्रीय संस्थान। तो राष्ट्रीय संस्थान ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI यानी भारत के रूपांतरण का राष्ट्रीय संस्थान का आयोग का गठन करना था। स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय ने 29 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी को एक असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी। स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय ने सौंपी, जिसमें उसने योजना आयोग को एक नियंत्रण आयोग में प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। केंद्रीय कैबिनेट ने अगस्त 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया। अगस्त 2014 में और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित करने के कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में पारित होने के बाद भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्माण की घोषणा की गई। तो 1 मई 2015 को घोषणा की गई। योजना आयोग की भांति इस निकाय को भी कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। नीति आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य नीचे से ऊपर के उपागम को अपनाते हुए आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों को संलिप्तता और भागीदारी को बढ़ाते हुए सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करना था। यह योजना आयोग की भांति
यह योजना आयोग की भांति विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यों को वित्त आवंटित नहीं करता। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं और एक शासन परिषद होती हैं जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल होते हैं। अब हम समझते हैं जैम ट्रिनिटी जन आधार मोबाइल। देखिए, जन आधार मोबाइल यानी कि GAM, तो GAM जन आधार मोबाइल, GAM ट्रिनिटी, ये क्या ट्रिनिटी है? जैम जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। एनडीए सरकार एक महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए कारक बनी जिसे जैम GAM नामक संक्षिप्त रूप दिया गया। GAM का फुल फॉर्म होता है जन आधार मोबाइल, जिसका अर्थ होता है जन आधार मोबाइल, जन धन और आधार एवं मोबाइल। इस सुधार के माध्यम से सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण लाभार्थी को किया जाना संभव हो सका। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता के दिवस के अभिभाषण में की गई थी। इसका शुभारंभ 24 अगस्त 2014 को किया गया था। ये वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी, जो अभी तक बैंक खातों से वंचित व्यक्तियों और बैंक खाता खोलने, बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता वाले डेबिट कार्ड प्रदान करने और बीमा एवं पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच में मदद करने के लिए निर्देशित की गई थी। निस्संदेह इस योजना अंतर्गत बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए और विभिन्न वर्षों में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय धनराशि आई। पहला कदम बैंकिंग प्रणाली से बाहर भारतीयों को संगठित वित्त की ओर लाने की दिशा में उठाया गया। इस बात की आलोचना की गई कि इससे प्रभावित सुरक्षा एवं निजता को संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन आधुनिक वित्त तक गरीबों की पहुँच होने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपीए सरकार द्वारा 2009 में शुरू किए गए पहचान सुनिश्चित करने के माध्यम से आधार को नई सरकार द्वारा सुदृढ़ एवं संस्थागत किया गया। आधार जो है यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किया गया और एनडीए सरकार ने इसे बनाया। निवासियों की बायोमेट्रिक एवं जनांकीय जानकारी एकत्रित करने और उन्हें केंद्रीय डेटाबेस में भंडारित करने और प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अभिकरण के रूप में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDAI, तो UIDAI की स्थापना की गई। नागरिकों तक सेवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार के लिए एनडीए सरकार द्वारा आधार का प्रयोग शुरू हुआ। एनडीए सरकार ने मार्च 2016 में संसद से आधार यानी वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षित प्रदायन अधिनियम पारित कराने के पश्चात उसे पूरे देश में लागू किया। तो अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत आधार जो है पूरे देश में मार्च 2016 से लागू हुआ? तो वो है अधिनियम में वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं एवं वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं का लक्षित प्रदायन अधिनियम। सरकार ने उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन और बैंक खातों को आधार से जोड़कर एलपीजी सब्सिडी के लाभार्थियों की पहचान करनी शुरू कर दी। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याणकारी योजनाओं जिसमें लोग सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं में आधार के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया, तथापि सरकार लाभों के अंतरण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नुकसान को कम करने में सफल रही। विभिन्न सब्सिडी योजनाओं जो निर्धनों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी, लाभार्थियों तक अलग तरीके से पहुंचाई गई। केंद्र एवं राज्य पीडीएस के माध्यम से भारी सब्सिडी पर निर्धनों को चावल, गेहूं, दालें, खाने का तेल, चीनी, केरोसिन तेल की आपूर्ति करते हैं। कुछ वर्गों को बिजली, उर्वरक एवं ईंधन बाजार के कम कीमतों प्रदान किया जाता था। मनरेगा पंचायत के माध्यम से संचालित किया जाता है जो कामगारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करता है। जैसा कि ये सब्सिडी लक्षित लाभार्थियों को पहुंचाई जाती हैं, उन तक पहुंच के दौरान छिद्रान्वेषण के चलते भ्रष्टाचार और अदक्षता इस अंतिम धनराशि को कम कर देती है। जैम ट्रिनिटी को छिद्रान्वेषण को कम करने और लाभार्थियों के लिए बिना मध्यवर्तियों के चंगुल में आए वास्तविक लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था। आधार वास्तविक नागरिक की ठोस पहचान करने में मदद करेगा, जबकि जनधन बैंक खातों में मोबाइल फ़ोन लक्षित व्यक्ति के खाते में धन के प्रत्यक्ष अंतरण को सुसाध्य बनाएंगे। लोगों के हाथों में धन पहुंचाने में मोबाइल भुगतान प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग होना था। मोबाइल के प्रयोग के माध्यम से धन अंतरण तीव्र और साथ ही साथ सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो सकता था। समय के साथ साथ यदि छिद्रान्वेषों को रोका गया और सरकार की बचत में वृद्धि हुई तो करदाताओं पर भार में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त कम सब्सिडी और राजस्व नुकसान के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऋण जो है बकाये में सुधार आएगा। स्वास्थ्य नीति देखें तो जनवरी 2015 में एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है शुरू की गई। 2015 में निजी स्वास्थ्य संगठनों की भूमिका पर बल देने के बावजूद सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसमें मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से अलग मार्ग अपनाया, जिसमें लोक स्वास्थ्य लक्ष्यों को सहायता करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन किया गया।
समर्थन दिया गया। कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें तंबाकू के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले और वृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले कार्यक्रम शामिल थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विलय कर लिए गए। इसके अलावा 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जिसमें ये विश्वास जताया गया कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का मूल है। यह भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिसका लक्ष्य गली, सड़कों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखना और हाथ से मैल ढोने को दूर करना था। इसका मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना था, जिसके लिए सरकार ने शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता मिशन शुरू करने के बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी हुई है। आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों को देखें। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर बल दिया। रक्षा एवं रेलवे सहित विभिन्न उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों का उदारीकरण किया गया। इस बात से भलीभांति परिचित होते हुए कि रोजगार की हालत अच्छी नहीं है और भारत जनांकीय लाभांश बोझ से संपत्ति में तेजी से बदल सकता है। मोदी सरकार ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया नामक योजना शुरू की। यह घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे और कई अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों की सफलता आशानुरूप नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ प्रगति अवश्य की। संसद ने वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता में तीव्रता लाने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन किया। ठीक है, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया। संशोधित कानून ने हितों के टकराव के मामलों को निपटाया और मध्यस्थ द्वारा प्रकटीकरण को कानून की सीमा में शामिल किया। मध्यस्थता प्रक्रिया की समय सीमा को निर्धारित किया गया। भारत में दिवालियापन से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित करने और दिवालिया प्रस्तावों की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए 2016 में एक नया कानून दिवालिया एवं दिवाला संहिता लागू किया गया, ताकि व्यक्तियों और कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों में सरल निकासी संभव हो सके। इस कानून ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों, विशेष प्रावधान अधिनियम 1985, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट 1993, इसके अलावा द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसे हम सरफेसाई एक्ट के नाम से भी जानते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 जैसे विभिन्न कानूनों में मौजूदा कई दोहरे प्रावधानों को प्रतिस्थापित कर दिया और नए कानून के लागू होने से बैंक एवं अन्य ऋणदाताओं में आशा जगी कि वे समयबद्ध एवं दक्ष तरीके से दिवालिया कंपनियों से उनके ऋण की वसूली कर सकेंगे। इस कानून के लागू होने से परिणाम स्वरूप उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकेगा, ऋण की उपलब्धता को अधिकतम किया जा सकेगा और हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सकेगा। अस्पष्टीकृत अघोषित धन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप रहा है। संपत्ति खरीदने के माध्यम से अघोषित कर वंचित धन के प्रयोग, जैसे बेनामी अंतरण के नाम से जाना जाता है, को प्रतिबंधित करने बेनामी अंतर प्रतिबंधित संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। बेनामी अंतर प्रतिबंधित अधिनियम 2016 पारित किया गया। कानून को सख्त बनाया गया। संशोधित कानून के अंतर्गत प्राधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने और अंततः पूर्ण रूप से जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई। अपराधियों के लिए 1 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 2016 में स्थावर संपदा विनियमन विकास अधिनियम 2016 लाया गया। एनडीए सरकार का एक अन्य नीतिगत कदम था। इस कानून के अनुसार एक अधिनिर्णयन तंत्र एवं अपीलीय अधिकरण के माध्यम से स्थावर संपदा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और क्षेत्र पर निगरानी रखने के प्रत्येक राज्य में एक विनियामक स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम रेरा कहते हैं, RERA की व्यवस्था की जानी थी। प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को संबद्ध राज्य के रेरा में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया। दुर्भाग्यवश इस कानून को राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो अप्रैल 2018 में लागू हुआ ने बैंकों द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के प्रावधान किए। कानून के अंतर्गत यदि वे आर्थिक अपराधी उचित प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है और संपत्ति को जब्त तथा नीलाम किया जा सकता है ताकि ऋण की वसूली की जा सके। सरकार ने वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP को घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन में बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण निवेश और मात्रा में रोजगार सृजित करने और पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक विवेक को कम करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देशित सिद्धांतों सहित अपनाया।
नीति प्रत्येक नीति प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन हेतु पृथक लाइसेंस जारी करने के पूर्व की प्रणालियों के बजाय तेल, गैस, कोल, बेड, मीथेन इत्यादि जैसे सभी हाइड्रोकार्बन ग्रुपों में एक एकल लाइसेंस प्रदान करती हैं। मुक्त एकरेज नीति हाइड्रोकार्बन कंपनी को सरकार की औपचारिक बोली चक्र की प्रतीक्षा किए बिना पूरे वर्ष एक एक्सप्लोरेशन ब्लॉक के चयन का विकल्प प्रदान करती हैं। ये एक सुगम रूप से प्रशासित राजस्व साझा मॉडल प्रदान करती हैं और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मूल्यों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता बाजार को देती हैं। ये नीति सरकार की न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की सदिच्छा से मेल खाती थी। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने एक विवादास्पद और अत्यधिक आलोचना वाला कदम उठाया जब प्रधानमंत्री ने एक दिन अचानक राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की 8 नवंबर 2016 को कि 500 और 1000 रुपये की करेंसी नोट आधी रात से 9 नवंबर 2016 से चलन में नहीं रहेंगे। विमुद्रीकरण के कदम ने अघोषित धन रखने वाले भ्रष्टाचारी लोगों को पशुपेश में डाल दिया और सीमा के आर पार नकली नोटों और आतंकवाद की वित्तीय इनको नियंत्रित किया गया। इस परियोजना का प्रभाव मिला जुला रहा। नोटों के अचानक बंद हो जाने से आम लोगों की समस्या बढ़ गई, जैसा कि उन्होंने पुराने नोटों से नए नोट बदलने के लिए बेहद श्रम करना पड़ा। रियल एस्टेट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। घटी हुई मांग के कारण समृद्धि धीमी पड़ गई, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और छोटी समयावधि के लिए अनिश्चितता बढ़ गई। रियल्टी, एफएमसीजी एवं वाहन, लघु एवं मध्यम उद्यम, नकद चालित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई और नकद संवेदनशील स्टॉक मार्केट के क्षेत्रवार सूचकांक में कमी आई। कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में अंतरण नकद पर अत्यधिक निर्भर था। सारतः क्या हुआ कि आलोचकों ने बताया कि विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के काले धन को हटाने के सरकार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन ये कदम इस संदर्भ में असफल रहा। इस संदर्भ में यह कदम सफल रहा कि अधिकतर नकद को औपचारिक प्रणाली में लेकर आया। विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभावों में कोई म्यूचुअल फंड उद्योग के AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर सकता है। कर राजस्व में बढ़ोतरी से सरकार अपना दायरा आधार बढ़ाने में सफल रही। लोगों ने नकद रखने वाले यहाँ तक कि वैध की बजाय बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया। लोगों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर रुख शुरू कर दिया। एक दूसरे स्तर पर विमुद्रीकरण ने सिद्ध किया कि भारतीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूल हुए हैं और इसने विभिन्न व्यय विकल्पों के बारे में बताकर लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक किया। यहाँ तक कि स्थानीय व्यापारियों ने तेज़ी से आने वाले कार्ड से बिक्री की और निर्बाध ई-कॉमर्स प्रणाली भुगतान की ओर प्रवृत्त हुई। मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काले धन को सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई भी क्षमा योजना नहीं थी। इसमें 2016 में लाई गई आय घोषणा योजना जो है IDS थी। दूसरा विकल्प था विमुद्रीकरण के पश्चात दिसंबर 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKY थी, जिसने गोपनीय तरीके से अघोषित धन एवं संपत्ति को घोषित करने और अघोषित आय पर 50% जुर्माना अदा करने पर अभियोग से बचने का अवसर प्रदान किया। बताया कि कुल अगर 64,275 लोगों ने IDS के तहत 65,250 करोड़ रुपए प्रकट किए, जबकि PMGKY के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां घोषित की गई। 2015 में सरकार ने काला धन, अघोषित विदेशी एवं आय एवं संपत्ति एवं करारोपण अधिनियम लागू किया 2015 में, जिसमें अनुपालन के लिए सरकार ने वन टाइम विंडो प्रदान की। यह संदेहजनक है कि क्या विमुद्रीकरण ने बीजेपी पर राजनीतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला। वर्ष 2017 में आयोजित राज्य विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और इसके सहयोगी दलों को 7 में से 6 राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत प्राप्त हुआ और इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल था। वस्तु एवं सेवा कर GST के रूप में मोदी सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार सामने आया। अब ध्यान दीजिएगा, GST की दिशा में यह कदम काफ़ी पहले उठाया गया था, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति 2007-2006 के बजट के अभिभाषण से यूपीए सरकार के अंतर्गत तत्कालीन वित्त मंत्री ने की थी। तब से सरकार इसे अमल में नहीं ला सकी। उस समय बीजेपी सहित कई दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। NDA सरकार ने इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया था। NDA सरकार ने इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया कि वह GST लाने में सहयोग करने के लिए राज्यों को सहमत कर सकी, जिसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार माना गया था।
वर्ष 2016 में संविधान 100वां संविधान संशोधन किया गया और आवश्यक संख्या में राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात लागू किया जा सका, जिसके पश्चात जीएसटी को शुरू किया जा सका। इसने केंद्र एवं राज्य द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर कर आरोपण और राजस्व साझा करने की प्रणाली में बदलाव किया। जीएसटी को लागू करने के पश्चात वस्तु एवं सेवाओं पर करारोपण विधानमंडल द्वारा नहीं अपितु जीएसटी परिषद के अधिकार क्षेत्र में रखा गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी ने कई केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतिस्थापित किया और राज्य की सीमाओं के आर पार वस्तुओं के प्रवाह को आसान बनाया। हालांकि इसने 5 पेट्रोलियम उत्पादों में मनुष्य के उपभोग हेतु अल्कोहल को इसके दायरे से बाहर रखा। जीएसटी के क्रियान्वयन से कुछ बाधाएं थी, जैसे जीएसटी परिषद द्वारा निर्देशित परिवर्तनों को निरंतर किया गया। जीएसटी के प्रारंभ में इसके अकुशल क्रियान्वयन और साथ ही छोटे उद्योगों पर व्यापक अनुपालन भार के चलते इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका समाधान किया गया। सार्वजनिक बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से निपटने के प्रयास भी किए गए। अब किसानों पर देखें तो विभिन्न वर्षों के कृषि क्षेत्र की समस्याओं से इजाफा हुआ है। विभिन्न वर्षों में कृषि क्षेत्र की समस्याओं में इजाफा हुआ है। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है और एक जुआ सिद्ध हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक वास्तविक अर्थों में किसानों की आय दोगुना करने की इच्छा जाहिर की। यह उत्पादन बढ़ाने में ऐतिहासिक ध्यान एवं सोच से अलग थी। मौसम के जोखिम का सामना करने के लिए एनडीए सरकार ने नवीन फसल बीमा योजना और सिंचाई के लिए उच्च वित्तीय की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में नीम लेपित यूरिया, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा जैसे नए विचारों को प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन कृषि क्षेत्र में संकट का समाधान नहीं हो सका। कृषि में एक राष्ट्र एक बाजार का सृजन करने के लिए एक बड़ी संख्या में विपणन सुधार किए गए थे। किसानों के द्वारा उनके उत्पादों में ऑनलाइन बेचने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जैसा कि कृषि एक राज्य विषय है, सुधारों का प्रवर्तन राज्यों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। एपीएमसी अधिनियम को संशोधित नहीं किया जा सका था। सरकार उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु मांग पर सहमत हुई। इसने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान नामक एक केंद्रीय योजना घोषित की। संभावित कृषि आय के साथ तालमेल बैठाने के लिए और उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आगतों के प्रापण में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना इस योजना का लक्ष्य था। 24 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी इस योजना की, तब सिर्फ उन किसानों के लिए थी जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने जून 2019 में इसका विस्तार करके जो है सभी किसानों के लिए उपलब्ध करा दिया। योजना अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। भारत जो है विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गए हैं, लेकिन किसानों की एक बड़ी संख्या जो है आज भी तंगहाली में है। यह क्षेत्र कुछ मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें निपटने से में कोई भी सरकार कामयाब नहीं रही है। युवा धीरे धीरे खेतीबाड़ी को व्यवसाय के रूप में छोड़ते जा रहे हैं। कस्बों एवं शहरों में प्रवास को जो है तरजीह दे रहे हैं। किसानों की आत्महत्या मुख्य रूप से ऋणग्रस्तता और मौसम की अनिश्चितता के चलते फसल नुकसान के कारण में कमी नहीं की जा सकी है।